चलिए भाई, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश वाला जो पार्ट है, जो आपके एसएससी जीडी और इसके साथ साथ आपका जो पेट का एग्जाम होता है वो, और अगर यूपी और एसआई मतलब कोई किसी भी आयोग की अगर परीक्षा आप दे रहे हैं तो उस सभी परीक्षाओं में आपसे अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश का प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले ये जान ले कि अपठित गद्यांश और पद्यांश जो होता है उसका लेबल क्या होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि उसका जो लेबल होता है, देखिए, कोई भी प्रश्न जब तैयार किया जाता है तो छात्र के बुद्धि के 3 स्तर को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। एक होता है आपका स्मृति स्तर, यानी इसको हम लोग कहते हैं नॉलेज लेवल। दूसरा होता है आपका बोध स्तर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल। और तीसरा होता है आपका क्रियात्मक पक्ष यानी रिफ्लेक्टिव लेवल। तो अपठित गद्यांश में ये चीज आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि अपठित गद्यांश में जो प्रश्न पूछा जाता है वो बोध स्तर का अधिक होता है, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल का अधिक होता है। ठीक, तो आज हम लोग सीखेंगे कि अपठित गद्यांश होता क्या है और अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करते वक्त किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी सावधानी बरतना है, और साथ ही ये देखेंगे कि अपठित गद्यांश के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको बता दें, एक एक चीज को हम लोग समझते हैं कि अपठित गद्यांश होता क्या है। पहले हम लोग तो जैसा कि जब हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं तो उसका अर्थ और परिभाषा हम सबसे पहले क्या करते हैं, समझते हैं। अगर हम अपठित गद्यांश की बात करें तो जैसा कि पठित का विलोम क्या होगा, जैसे मैंने लिख दिया भाई, पठित लिख दिया। हमने लिखा है आपका, मान लीजिए पठित, तो पठित का जो विलोम होगा वो क्या होगा। अक्सर जब भी विलोम बनाते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, उपसर्ग को लगाकर उसका अर्थ क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो पठित का विलोम क्या हो जाएगा, अपठित। क्या हो जाएगा, अपठित। मतलब इससे ये चीज तो तय हो गया कि जो चीज आएगा या जो चीज आपसे पूछा जाएगा वह परीक्षा जो आपका एग्जामिनर है ये सोचकर आपसे पूछता है कि मतलब आपने इस चीज को पढ़ा नहीं है। ठीक, तो इसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो एक बात तो तय हो गई कि अपठित गद्यांश ऐसा पूछेगा जो कि हम पढ़े नहीं है। वो उसके एग्जामिनर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ये चीज है, वो ये मानता है कि आपने इस चीज को पढ़ा नहीं है। ठीक, तो अपठित गद्यांश का मतलब क्या हो गया, अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ के संबंध में कहा जाता है अ का अर्थ क्या होता है, नहीं। अ का अर्थ क्या होता है, नहीं। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लूं ताकि आपको समझने में आसान रहे और अच्छे से आपको क्या करे, दिखाई दे। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, पहले हम लोग पढ़ेंगे अपठित गद्यांश का अर्थ। अ का अर्थ क्या होता है, मतलब नहीं। क्या होता है, नहीं। तो यहां पे लिखा है कि भाई पठित का अर्थ हुआ पढ़ा हुआ, तो अपठित का अर्थ क्या हो गया, नहीं पढ़ा हुआ। अपठित का अर्थ क्या हो गया, नहीं पढ़ा लिखा। अब यहां पे दिया है अपठित गद्यांश की परिभाषा। तो अपठित गद्यांश का परिभाषा दिया है कि गद्य एवं पद्य का वह अंश जो पहले कभी पढ़ा नहीं गया हो, अपठित गद्यांश क्या करता है, कहलाता है। यानी गद्य और पद्य का वह अंश जो पहले कभी पढ़ा न गया हो उसे हम क्या कहते हैं, अपठित गद्यांश कहते हैं। ठीक, अब इसकी बात करें तो दूसरे शब्दों में ऐसा उदाहरण जो पाठ्यक्रम में निर्धारित, दूसरे शब्दों में ऐसा उदाहरण जो पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों से न लेकर किसी अन्य पुस्तक भाषा खंड से दिया गया हो वह अपठित अंश माना जाता है। तो यहाँ पे दो चीजें बताई गई, एक तो ये बताया गया है कि अपठित गद्यांश होता क्या है और दूसरा ये बताया गया है कि अपठित अंश क्या होता है।
तो अपठित गद्यांश या पद्यांश क्या होता है? पद्यांश मतलब किसी श्लोक या कविता का अंश, और गद्यांश मतलब कि गद्य का अंश। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि गद्य या पद्य का वह अंश जो कि पढ़ा न गया हो उसे अपठित गद्यांश कहा जाता है। यह गद्यांश किसी भी क्षेत्र से लिया जा सकता है, पर्यावरण से लिया जा सकता है, प्रदूषण से लिया जा सकता है, विज्ञान से लिया जा सकता है, तकनीक से लिया जा सकता है, ठीक है, देश की किसी समस्या से यानी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक किसी भी प्रकार के समस्या से रिलेटेड हो सकता है, या किसी पुस्तक का क्या हो सकता है? अंश हो सकता है। यानी आपका जो गद्यांश है वो किसी भी क्षेत्र से क्या हो सकता है? कोरिलेटेड हो सकता है, संबंधित हो सकता है। तो कभी भी अपठित गद्यांश के प्रश्न को जब हम हल करें तो इसमें पहला मूल चीज आप ध्यान रखिए, आप सबसे पहले उसको जब पढ़िए तो उसके केंद्र बिंदु को जानने का प्रयास करिए। किसको जानने का प्रयास करिए? उसके केंद्र बिंदु को। कहने का अभिप्राय यह है कि ये पहले जानिए कि भाई ये जो आपका गद्यांश है वो किस चीज के बारे में है, या इसका सेंटर क्या है। मतलब पर्यावरण संरक्षण सेंटर है, या किसी आर्थिक समस्या से संबंधित है, ठीक है, या किसी राजनीतिक समस्या से संबंधित है, या किसी वैज्ञानिक समस्या से संबंधित है, या किसी साहित्य का अंश है, मतलब कर्तव्यों के बारे में है, कि अधिकारों के बारे में है, कि संस्कृति के बारे में है। तो सबसे पहले हल करते समय आपको क्या करना है? उसके केंद्रीय पक्ष को देखना है कि ये कह क्या रहा है। इस भाव को आपको क्या करना है? जानना है। यहां पे महत्व दिया हुआ है कि प्रायः विद्यार्थी पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्य एवं पद्य अंशों को क्या करते हैं? हृदय अंगमन का मतलब क्या होता है? याद करते हैं। क्या कर लेते हैं? याद कर लेते हैं। किंतु जब उन्हें पाठ्यक्रम के अलावा अन्य अंश पढ़ने को मिलता है या वो पढ़ने पड़ते हैं तो उन्हें उन अंशों को समझने में क्या होता है? परेशानी आता है। अतएव अपठित अंश के अध्ययन द्वारा विद्यार्थी संपूर्ण भाषा अंशों के प्रति तो समझ विकसित कर लेता है, साथ ही उसे नए नए शब्दों को सीखने का भी क्या मिलता है? अच्छा अवसर मिल जाता है। यानी अपठित गद्यांश क्यों पढ़ाया जाता है? इसलिए पढ़ाया जाता है कि इसमें विद्यार्थी जो होता है वह अपने विषय के बारे में तो जान ही जाता है, साथ ही वो क्या करता है? कुछ अन्य क्षेत्र के विषयों के बारे में क्या करता है? जान लेता है, और साथ ही उसको बहुत सारे नए नए शब्द सीखने को क्या करते हैं? मिलते हैं। भाई जितना ज्यादा आप क्या करेंगे? गद्य को पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका जो शब्द भंडार है वो क्या होगा? स्ट्रांग होता जाएगा, यानी मजबूत होता जाएगा। कहते हैं ना, जितने तरह का किताब पढ़ेंगे उतने नए नए शब्दों को आप सीखेंगे। इसीलिए कहा जाता है एक वक्ता अच्छा वक्ता कैसे बन सकता है? जब वो अलग अलग क्षेत्रों की किताबों को पढ़ता है। तो अलग अलग क्षेत्रों की किताबों को पढ़ता है तो हर क्षेत्र की शब्दावलियों को समझता है। ठीक है, जैसे संचार, प्रौद्योगिकी, उद्यम, उद्यमी, ठीक, तो ये सारी शब्दावली क्या होता है? आप सीखते हैं। अब यहां पे ये दिया गया है कि भाई देखिए, अपठित गद्यांश की बात करें तो आपसे क्या किया जाता है? 3 प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। आप समझ लीजिए इसको अच्छे से। अपठित गद्यांश आपके लिए बहुत ही इजी यानी सरल हो जाएगा। पहला क्या कह रहा है कि अपठित अंश 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी जो गद्यांश होता है जिससे आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें कुल कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? 3। पहला अगर देखा जाए तो भाई क्या है? विषय वस्तु का बोध। पहला क्या है? विषय वस्तु का बोध। अब इसमें क्या दिया है कि इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते समय निम्न बिंदुओं पर क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। पहला दिया है बेटा कि प्रश्नों के उत्तर मूल अवतरण में ही विद्यमान होते हैं। तो पहला चीज तो आप जान लीजिए कि अपने से कोई उत्तर नहीं लिखना। ठीक, हम वही उत्तर लिखेंगे जो उस अवतरण में क्या किया गया हो? दिया हो।
ये सावधानी आप बरतिएगा। ठीक। दूसरी चीज अगर आपको बताएं तो उत्तर मूल अवतरण में ही ढूंढे। बाहर प्राय प्रश्नों के क्रम में मूल अवतरण में उत्तर विद्यमान रहते हैं, अतः प्रश्नों के क्रम में उत्तर खोजने क्या होते हैं, सुविधाजनक होते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप प्रश्नों के सीक्वेंस को देख सकते हैं। जैसे जब आप कोई विषय पढ़ने जाते हैं तो भाई पहले वो विषय का हम लोग अर्थ पढ़ल जाला, अर्थ के बाद फिर कहा परिभाषा पढ़ल जाला, फिर ओकर स्वरूप, विशेषता, उपयोग, महत्व, अंतर, ये सब बाद में पढ़ल जाला। ठीक। तो आप जैसे ही प्रश्न देखेंगे, पहला प्रश्न, तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि इसके बाद क्या प्रश्न होना चाहिए या इस प्रश्न का क्रम क्या होगा। अगर आपने अर्थ वाले प्रश्न को पहले देख लिया कि भाई उपरोक्त गद्यांश का क्या अर्थ है या क्या अभिप्राय है, तो आप जान लीजिए कि आगे का प्रश्न स्वरूप और विशेषता, महत्व और अंतर से संबंधित होगा। ठीक। दूसरा चीज क्या कह रहा है कि प्रश्नों के उत्तर में मूल अवतरण के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन भाषा शैली अपनी ही होनी चाहिए। यहां पे ये कह रहा है कि अगर आप उत्तर मान लीजिए लिखना पड़ रहा है, आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ रहा है, तो आप शब्द तो वहां से ले सकते हैं गद्यांश से, लेकिन अगर लिखना है तो आप अपनी भाषा शैली का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा चीज क्या कह रहा है कि प्रश्नों के उत्तर प्रसंग और प्रकरण के अनुकूल ही संक्षिप्त, स्पष्ट और सरल भाषा में देने चाहिए। यानी जब आप प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे तो उसमें क्या हो, प्रसंग और प्रकरण। प्रसंग का मतलब कि किस परिप्रेक्ष्य, किसके संदर्भ में कहा जा रहा है, और प्रकरण का मतलब होता है विषय। प्रकरण का मतलब क्या होता है, विषय या टॉपिक। इंग्लिश में आप और इजी समझना चाहे तो उसको क्या कहते थे हम लोग, टॉपिक। तो ये सीखना कि भाई किस टॉपिक से रिलेटेड है या किसके पक्ष में कहा जा रहा है। साथ ही अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोड़ना चाहिए और ना ही कोई उदाहरण आदि देना चाहिए। तो दो चीज तो आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। पहला कि जब आप आंसर दें तो अपनी तरफ से पहले कुछ भी जोड़ना नहीं है। उसमें जो चीज वर्णित है, जो चीज लिखा हुआ है, हम उसी से संबंधित उत्तर क्या करेंगे, ढूंढेंगे और उसी को हम क्या करेंगे, देने का प्रयास करेंगे। तो ये तो हो गया आपका विषय वस्तु का बोध। यानी पहला प्रश्न जो आएगा वो क्या होगा, विषय वस्तु से संबंधित होगा। अब दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो दिया है शीर्षक का चुनाव। क्या दिया है, शीर्षक का चुनाव। तो शीर्षक का चुनाव अगर आपको करना है तो उसमें कौन कौन सी चीजों पे हम फोकस करेंगे जान लीजिए। तो पहला है, शीर्षक अत्यंत लघु एवं आकर्षक होना चाहिए। उसके बाद शीर्षक अपठित अंश के मूल तथ्य पर आधारित होना चाहिए। शीर्षक प्रायः अवतरण के प्रारंभ या अंत में दिया रहता है, अतः इन अंशों को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। और शीर्षक खोज लेने के बाद जांच ले कि क्या शीर्षक अपठित में कही गई बातों पे संकेत कर रहा है। ठीक। अब जैसे कि ये कह रहा है कि जब शीर्षक संबंधी प्रश्न आए तो आप पूरे गद्यांश को अच्छे से क्या करिए, पढ़िए और उसमें ये चीज ढूंढने का प्रयास करिए कि जो शीर्षक है, यानी जो शीर्षक है वो क्या है, आकर्षक। पहले तो छोटा होता ही है, आकर्षक होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए अपने से आप बना रहे इस तरह के प्रश्न, तब शीर्षक अपठित अंश के मूल तथ्य पर आधारित होने चाहिए। यानी जो शीर्षक है वो क्या होना चाहिए, जो आप नहीं पढ़े हैं उस पर क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। ठीक। अब तीसरा प्रश्न जो है वो है भाषिक संरचना। इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर के लिए व्याकरण का ज्ञान क्या है, आवश्यक है। ठीक। यानी इसमें क्या करते हैं, व्याकरण संबंधित। आप देखेंगे अपठित गद्यांश जब आपसे पूछा जाता है तो उसमें क्या होता है कि कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी रिक्त स्थान वाला दे देता है, बीच बीच में रिक्त स्थान वाला दे देता है, उसको पूरा करने के लिए दे देता है। तो उन सारी चीजों को हम लोग सीखेंगे। ठीक। तो पहले एक एक चीज को आप नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, अपठित गद्यांश। ठीक। अपठित गद्यांश में लिखिए कि गद्यांश या पद्यांश का वह अंश जो पढ़ा नहीं जा सकता है
उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। गद्यांश या पद्यांश का वह अंश जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। अब केवल एक हेडिंग आप नोट कर लीजिए और इस सावधानी को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इन चीजों को ध्यान में रखकर हमें प्रश्न क्या करना है, हल करना है। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा, अपठित गद्यांश या पद्यांश के प्रश्नों को हल करते समय ध्यान या सावधानी। अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करते समय ध्यान या सावधानी। अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करते समय ध्यान और सावधानी। पहला लिखिएगा, पहला लिखिएगा, सर्वप्रथम हमें गद्यांश या पद्यांश का विषय वस्तु समझने का प्रयास करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें गद्यांश या पद्यांश का विषय वस्तु समझने का प्रयास करना चाहिए। यानी पहले हम ये प्रयास करेंगे, ये ढूंढेंगे कि भाई जो ये गद्यांश या पद्यांश है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, इसका केंद्र बिंदु क्या है, इसका विषय वस्तु। एक दूसरा चीज लिखिएगा, उत्तर देते समय, उत्तर देते समय, उत्तर देते समय अपने से या स्वयं से कुछ भी नहीं जोड़ना है। अपने से या स्वयं से कुछ भी जोड़ना नहीं है। एक तीसरा लिखिएगा, सभी उत्तर को दिए गए गद्यांश या पद्यांश से ही सभी उत्तर को गद्यांश या पद्यांश से देने का प्रयास करना चाहिए। अब जैसे यहां पे एक उदाहरण है, देखिए हमने कहा नीचे दिए गए गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। एक बहुत ही साधारण सा हमने आपको क्या किया है, एग्जाम्पल दिया है। पहले एग्जाम्पल को देखिए और जैसे हम आपको पढ़ रहे हैं, पूछ रहे हैं, वैसा आप बताइएगा, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कि देश प्रेम क्या है, प्रेम ही तो है, इस प्रेम का अवलंबन क्या है। सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी नाले, वन पर्वत सहित सारी भूमि, यह प्रेम किस प्रकार का है। यह सहचर्यगत प्रेम है जिसके मध्य हम रहते हैं, जिन्हें बराबर आंखों से देखते हैं, जिनकी बातों को बराबर सुनते हैं, जिनका और हमारा हर घड़ी का साथ रहता है, जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास हो जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो सकता है। देश प्रेम यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई भाव है तो यही हो सकता है। अब हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, सबसे पहला काम पूरे गद्यांश को बहुत जल्दी जल्दी और सावधानी पूर्वक क्या करना है, पढ़ना है, ठीक। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया इस गद्यांश का विषय वस्तु क्या है, क्या है, देश प्रेम। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना, देश प्रेम क्या है, इसका विषय वस्तु है। अब जैसे हमने कह दिया या रिक्त स्थान दे दिया, जैसे दिया है गद्यांश का उचित वो, तो यहां पे देखिए प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न यहां पे दिया हुआ है, देखिए पहला प्रश्न दिया है कि उपयुक्त गद्यांशों का उचित शीर्षक लिखिए। तो आपने लिख दिया देश प्रेम।
दूसरा करें, देश प्रेम का अवलंबन क्या है? क्या है देश प्रेम का अवलंबन क्या है? हाँ, यहां से होगा। देश प्रेम का अवलंबन क्या है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो क्या होगा? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी और नाले, वन, पर्वत सहित सारी भूमि। जहां तक हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, लोभ या राग किसके प्रति उत्पन्न हो सकता है? बताइए। तो यहां पे क्या दिया है? देखिए यहां दिया है, जिनकी बातें बराबर सुनते हैं, जिनका और हमारा हर घड़ी का साथ रहता है, जिनके सानिध्य का, जिनके सानिध्य मतलब साथ, सानिध्य मतलब साथ, तो जिनके साथ का हमें अभ्यास हो जाता है, उसके प्रति लोभ या राग मतलब लालच और प्रेम क्या हो जाता है? हो जाता है। अब समझ गए ना? तो यहां प्रश्न, लोभ या राग किसके प्रति उत्पन्न हो सकता है? जिसके सानिध्य का हमें अभ्यास हो। इजी था थोड़ा करना, आसान हुआ। अभी तो पहला स्टेप था, आगे और आपको कठिन कठिन मिलते रहेंगे। आइए दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरा क्या है भाई, देख लेते हैं। दूसरा गद्यांश है आपका यहां से, क्या कह रहा है? भारतवर्ष सदा कानूनों को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरु, काठिन्य शब्द है, क्या है? काठिन्य शब्द। आप तुरंत काठिन्य शब्द इंगित कर दिया करें, पॉइंट कर दिया करें कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसके बाद, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। भारतवर्ष क्या अनुभव कर रहा है? कि धर्म जो है वो कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल बने हुए। वे दब क्या है? वे दब अवश्य गए हैं। दब गए हैं मतलब दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन से इस बात का अनुभव करता है। तो अगर हम आपसे ये पूछे कि भैया इसका मूल क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है? धर्म और कानून, यही ना है? क्योंकि सारी बात किसकी की गई है? धर्म और कानून की गई है। ठीक। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो दूसरा प्रश्न ये पूछ रहा है कि धर्म भीरु किसका लाभ उठाते हैं? तो क्या दिया है? वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है कि ये हाथ बदल जाए। तो हमारा उत्तर क्या होगा? बस यही से, धर्म भीरु है कि वे कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तीसरा है, भारतवर्ष के लोग धर्म के किन किन बातों को आज भी मानते हैं? यहां दिया है, आज भी वह मनुष्य, देखिए ना, आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे के पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है और हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इसका अनुभव करता है। ठीक, आराम से क्लियर हो गया, समझ में आया? ऐसे ही आप एक एक से लेकर देखिए, अभी थोड़ा सा छोटा छोटा आपको दे रहे हैं, आगे आपको थोड़ा कठिन देंगे। ठीक है, पांचवा देखते हैं हम लोग। पांचवा क्या है? अहिंसा और कायरता कभी भी साथ नहीं चलती।
अहिंसा और कायरता कभी भी साथ नहीं चलती। मैं पूरी तरह शस्त्र सज्जित मनुष्य के हृदय में, तो ये थोड़ा सा कठिन हुआ, शस्त्र सज्जित, कायर होने की कल्पना कर सकता हूं। हथियार रखना कायरता नहीं तो डर का होना तो प्रकट करता ही है। भाई अगर आप हथियार ले रहे हैं तो इसका मतलब कि कुछ न कुछ तो डर आपके अंदर है ही, तभी आप हथियार लेके चल रहे हैं। है? अगर डर नहीं है तो काहे हथियार? भोर में टहरे जाला जा तो डंडा लेके निकल ना, कहीं कुकुर काट न ले। है? तो डर तो हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि का पता हर से जाते कोनो कुकुर आके काट ले। तो भाई बिना डर के, तो भाई सुरक्षा का भाव आदमी के अंदर कब आई? डर रही तब में है। जब डर न रही तो फिर, जब डरे नहीं है तो कौन बात की सुरक्षा? हाँ, ले कटले से कीड़ा अगर मरबे करत तो ले काट, जब मरही क्या तो कहेगा मतलब का कि जितना, भाई डर को ध्यान में रखकर ही आदमी के अंदर सुरक्षा का भाव जागृत होता है। तो वही कह रहा है कि कायरता नहीं तो डर का होना तो प्रकट करता है। ठीक है भाई, अब डरपोक तो नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम डरपोक ना ही, हम ऐसे ही चल जा कुकुरे के लगे। ठीक है, लेकिन हम ओकरे बाद डंडा लेके जात हुआ कि हम जाते कुकुरे के लगे। कुछ तो डर रहा तब डंडा लेके जात हुआ, नहीं तो बिना डंडा का भी जा सकता तला। ठीक, परंतु सच्ची में अहिंसा शुद्ध निर्भयता के बिना असंभव है। क्या मुझ में बहादुरों की वह अहिंसा है? केवल मेरी मृत्यु ही इसे बताएगी। अगर कोई मेरी हत्या करे और मैं मुंह से हत्यारे के लिए प्रार्थना करते हुए तथा ईश्वर का नाम जपते हुए और हृदय मंदिर में उसकी जाति जगाती उपस्थिति का भान रखते हुए मरूं तो कहा जाएगा कि मुझ में बहादुरों क्या थी? अहिंसा थी। मेरी सारी शक्तियों के क्षीण हो जाने से अपंग बनकर मैं एक हारे हुए आदमी के रूप में नहीं मरना चाहता। किसी हत्यारे की गोली भले मेरे जीवन का अंत कर दे, मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा मैं अंतिम श्वास तक अपने कर्तव्य क्या क्या करूंगा? पालन करते हुए मरना पसंद करूंगा। मुझे शहीद होने की तमन्ना नहीं है, मुझे शहीद होने की तमन्ना नहीं है, लेकिन अगर धर्म की रक्षा का उच्चतम कर्तव्य का पालन करते हुए शहादत मिल जाए तो मैं उसका पात्र बन जाऊंगा। भूतकाल में मेरे प्राण लेने के लिए मुझ पर अनेक बार आक्रमण किए गए हैं, परंतु आज तक भगवान ने मेरी रक्षा की है और प्राण लेने का प्रयत्न करने वाले अपने किए पर पछताए हैं। लेकिन अगर कोई आदमी, आगे भी है क्या? बस वही तक है। ठीक, अब पूछ रहा है इस गद्यांश का उचित जो है शीर्षक है क्या है? यही पे दे दिया है पहले ही, क्या है? अहिंसा और कायरता। तो यानी अहिंसा और धर्म के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? अहिंसा और धर्म के बारे में। दूसरा प्रश्न दिया है कि महात्मा गांधी सच्ची अहिंसा के लिए मनुष्य में किन किन गुणों का होना आवश्यक मानते हैं? यहाँ पे दिया है, यहाँ पे महात्मा गांधी के किन किन गुणों का होना क्या है? आवश्यक माना है। तो बताइए इसमें से ढूंढना हो तो क्या करेंगे? कौन ये? इसके नीचे भी लाइन है। अच्छा, ये मानकर मुझ पर गोली चलाए कि वह दुष्ट का खात्मा कर रहा है तो मैं एक सच्चे गांधी की हत्या नहीं करेगा, बल्कि उस गांधी की करेगा जो उसे दुष्ट दिखाई दिया था। तो यहाँ पे प्रश्न है कि महात्मा गांधी सच्ची अहिंसा के लिए मनुष्यों में किन किन गुणों का होना आवश्यक मानते थे? हाँ तो पढ़िए, आप लोग बताइए पढ़ते, किन किन गुणों का होना चाहिए?
देखिए उन्होंने कहा किन किन गुणों का होना चाहिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, अपंग बनकर मैं बहादुरी के रूप में नहीं मरना चाहता, किसी हत्यारे की गोली भले ही जीवन का अंत कर दे, मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा मैं अंतिम श्वास तक अपना कर्तव्य पालन करते हुए मरना पसंद करूंगा। मुझे शहीद होने की तमन्ना नहीं, लेकिन धर्म की रक्षा का उत्तम कर्तव्य पालन करते हुए मुझे शहादत क्या हो जाए, मिल जाए, तो मैं उसका पात्र बन जाऊंगा। ठीक, तो क्या होना चाहिए भाई, धर्म की कैसा होना चाहिए, ये पूछ रहा है ना, क्या प्रश्न था? महात्मा गांधी सच्ची अहिंसा के लिए मनुष्य में किन किन गुणों का आवश्यक मानते हैं, तो वही कर्तव्य पालन, धर्म परायणता जो था आपका। गांधी को किस प्रकार मरना पसंद था? गांधी को किस प्रकार मरना, कहा दिया है का भान रखते हुए मुझको कहा जाए, यहां से दिया है, परंतु सच्ची अहिंसा में शुद्ध निर्भयता के बिना असंभव है। क्या मुझ में बहादुरों की वह अहिंसा है, केवल मेरी मृत्यु ही से बताएगी। ठीक है, अब करे कि अगर कोई, यही सुना है, अगर कोई मेरी हत्या करे और मैं उसे हत्यारे के लिए प्रार्थना करते हुए, ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे ऐसी मृत्यु चाहिए कि अगर कोई मुझे हत्या करे तो मैं हत्यारे का मुंह से प्रार्थना करते हुए तथा ईश्वर का नाम जपते हुए और हृदय मंदिर में उसकी जीती जागती उपस्थिति का भान रखते हुए मरूं, तो कहा जाएगा कि मुझ में बहादुरों की अहिंसा। यानी वो इस तरीके से मरना चाह रहे थे, कैसा कि अगर कोई मेरा हत्या करे तो मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, प्रार्थना करते हुए तथा ईश्वर का नाम जपते हुए, क्या करूं, ईश्वर का नाम जपते हुए मरूं। तो कहने का मतलब है कि आज हम लोग लगभग 3 गद्यांश समझे। ठीक है, ऐसे ही कई सारे गद्यांश है जिसको हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक, जैसे एक लास्ट आपको और समझा देते हैं, 6वां वाला क्या है, निर्लिप्त रहकर दूसरों का गला काटने वाले से लिप्त रहकर दूसरों की भलाई करने वाले कहीं अच्छे हैं। ठीक है, छात्र धर्म एकांतिक नहीं है, उसका संबंध लोक रक्षा से है, अतः वह जनता के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करने वाला है। कोई राजा होगा तो कोई अपने घर का होगा, इससे बढ़कर झूठ बात शायद ही कोई और मिले। झूठे किताबों के द्वारा यह कभी सच नहीं कह की जा सकती कि छात्र जीवन के क्या है, व्यापकत्व के कारण ही हमारे मुख्य अवतार राम और कृष्ण क्या है, क्षत्रिय है। कर्म और सौंदर्य की योजना जितने रूपों में छात्र जीवन में संभव है उतने रूपों में और किसी जीवन में नहीं है। शक्ति के साथ क्षमा, वैभव के साथ विनय, पराक्रम के साथ रूप, माधुर्य, तेज के साथ कोमलता, सुख भोग के साथ परम दुख, कायरता के साथ प्रताप और कठिन धर्म पथ का अवलंबन इत्यादि कर्म सौंदर्य के इतने अधिक प्रकार के उत्कर्ष योग और कहाँ घट सकते हैं। इस व्यापार युग में इस क्या है, वाणिज्य धर्म तथा प्रधान युग में छात्र धर्म की चर्चा करना शायद कई बात रोकना समझा जाए, पर आधुनिक व्यापार की अन्याय रक्षा भी शस्त्रों द्वारा की जाती है। छात्र धर्म का उपयोग कहीं नहीं गया है, केवल धर्म के साथ उसका क्या हो गया है, असहयोग हो गया है। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो छात्र मतलब एक तरह से छात्र मतलब क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय धर्म और लोक रक्षा, इसी की बात की गई है ना, क्षत्रिय धर्म की बात की गई और लोक रक्षा की बात की गई है। दूसरा क्या है कि छात्र धर्म है क्या, खोजिए, यहां दिया है ना कि छात्र धर्म एकांतिक नहीं है, उसका संबंध किससे है, लोक रक्षा से है, अतः वह जनता के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करने वाला है। कोई राजा होगा तो अपने घर का होगा, इससे बढ़कर झूठ बात शायद कोई नहीं है। झूठे किताबों के द्वारा कभी भी
सच नहीं, छात्र जीवन के व्यापक के कारण ही हमारे मुख्य अवतार रामकृष्ण और क्षत्रिय हैं। धर्म सौंदर्य की योजना जितने रूपों में हो, पूछ कह रहे छात्र धर्म है क्या? छात्र जीवन में संभव है उतने रूपों में, और क्षमा वैभव। कैसा होना चाहिए छात्र धर्म क्या है? तो यहां से होना चाहिए, शक्ति के साथ क्षमा, वैभव के साथ विनय, पराक्रम के साथ रूप, माधुर तेज के साथ कोमलता, और सुखभोग के साथ परम दुख, कायरता के साथ प्रताप तथा कठिन धर्म पथ का अवलंबन इत्यादि कर्म सौंदर्य इतने अधिक प्रकार के कहा घट सकते हैं। मतलब इस तरीके का होना चाहिए। तीसरा क्या कर रहा है आपका, वणिंग धर्म किसको कहा गया है? तो वणिंग शब्द कहां आया था? यहां आया था ना, ठीक है। ये नहीं है, वणिंग धर्म किसको कहा गया है तथा क्यों कहा गया है? तो प्रधान युग में छात्र धर्म की चर्चा करना शायद कई बात को रोकना समझा जाए, पर आधुनिक व्यापार की अन्याय रक्षा भी शस्त्रों द्वारा ही की जाती है। छात्र धर्म का उपयोग कहीं नहीं किया गया है, केवल धर्म के साथ उसका असहयोग हो गया। तो वर्णिक धर्म किसको कहा गया है? व्यापार युग में देखिए यहाँ पे एक गलती हो गया है। ये जो पूछा है छात्र धर्म क्या है, तो छात्र धर्म के लिए यहां से दिया गया है कि छात्र धर्म एकांतिक नहीं है, उसका संबंध किससे है? लोक रक्षा से है, तो ये छात्र धर्म हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि आपका वणिक धर्म जो है किससे कहा जाता है, तो ये यहां से होगा, शक्ति के साथ, क्षमा, वैभव के साथ विनय, तो ये तीसरे का हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही हम आपके अलग अलग टॉपिक पे 4-5 दिन हम लोग क्या करेंगे, गद्यांश को हल करेंगे। ठीक, कल हम केवल आपको गद्यांश देंगे और प्रश्न देंगे। ठीक, उसमें कम से कम 5, 7, 8 क्वेश्चन रहेगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं आपका यूपीपी एसएससी जी। तो आपको बस ऐसे ही समझकर उसको क्या करना है, उसका उत्तर देना है। ठीक, तो आज जो है गद्यांश में हम लोग क्या क्या सीखे कि अपठित गद्यांश होता क्या है, अपठित गद्यांश को हल करते समय सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए, और कैसे उसको क्या किया जाता है, हल किया जाता है। जैसे ये क्या था, ये ज्यादातर गद्यांश, इसमें सबसे पहले क्या पूछा गया था, विषय वस्तु पूछा गया। क्या पूछा गया? सबसे पहले भाई विषय वस्तु पूछा गया, और उसके बाद गद्यांश के अंतर जो चीजें हैं उन सारी चीजों को क्या किया गया था, पूछा गया था। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं। कल हम लोग इसको क्या करेंगे और बढ़ाने का प्रयास करेंगे।